तो लास्ट क्लास में हमने बर्नौली थ्योरम करा था और उसका जो रिजल्ट, वैसे स्टेटमेंट ये कहती है कि किसी भी आइडियल लिक्विड का जब आइडियल फ्लो होता है यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है तो टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड रिमेन्स कंजर्व्ड यानी कि कांस्टेंट होती है। फिर उसको हमने हॉरिजॉन्टल ट्यूब पे अप्लाई करा और हॉरिजॉन्टल ट्यूब पे जब अप्लाई करा तो उसमें यह रिजल्ट निकल के आया था कि अगर किसी फ्लूइड की स्पीड तेज होती है वहां पर उसका प्रेशर कम होता है। क्लियर? अब हम इसको यूज करते हैं। तो जहां पर स्पीड ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है, यह बात हमने पढ़ी थी। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल और ब्रैकेट में लिखना रेफर टू पेज नंबर 257 एनसीईआरटी। रेफर टू पेज नंबर 257 एनसीईआरटी। एक बार उसको से भी पढ़ लेना, मैं तो बता देता हूं बट स्टिल आप भी एक बार पढ़ेंगे तो लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। पहला एप्लीकेशन है एरोफॉइल। एरोडायनेमिक्स डिजाइन होती है, इस तरह की डिजाइन को हम बोलते हैं एरोफॉइल डिजाइन। इस तरह की डिजाइन। अब ये समझ लीजिए कि इधर से एयर बह रही है, एयर भी एक फ्लूइड है, तो यहां से एयर चलती है इस तरह से। अब बात समझना, अगर मैं आइडियल मान लेता हूं फ्लूइड को, तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या कहता है कि ये पार्टिकल अगर यहां पर है तो आगे तक भी फ्लो होगा तो ये ऐसे ही रहेंगे। क्लियर है? ओके। तो ये दोनों पार्टिकल जो हैं मूव करते हैं, बट देखिए इस पार्टिकल को यहां तक पहुंचने में और इस पार्टिकल को यहां तक पहुंचना है, और यहां पर पहुंचने में ए यहां होना चाहिए, बी यहां होना चाहिए। अब ये किधर जाएगा? ये ऐसे घूम करके ऊपर जाएगा और फिर ऐसे घूम करके ऐसे आएगा, जबकि बी वाला ऐसा आएगा। बताइए किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी है? ए ने। बट 3:05 पे ये यहां थे और 3:06 पे यहां पहुंचे, यानी कि 1 मिनट में ये दोनों पार्टिकल यहां से निकल करके यहां आ गए। कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आया है? ए, यानी कि ए की स्पीड ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर का जो एयर होगी, ये इसके ऊपर जितनी भी एयर भाग रही है और जो नीचे की एयर भाग रही है, तो ये वाली स्पीड ऑफ एयर मोर होगी और यहां पे स्पीड ऑफ एयर लेस होगी। और जहां पर स्पीड कम होती है वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। तो यहां पर ऊपर की तरफ जो यहां पे जो प्रेशर है वो कैसा है? ज्यादा है, जबकि यहां पे प्रेशर क्या है? कम। तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी। इसीलिए एरोप्लेन का डिजाइन ऐसा बनाया जाता है ताकि जो एयर निकलती है उसको नीचे से पुशअप कर सके, लिफ्ट कर सके। बनाइए इसको। अब इसका एक एग्जांपल आपने शायद घरों में भी देखा हो, मतलब हमारे तो यहाँ कंक्रीट के घर होते हैं जहां पर टिन की छत पड़ी होती है, जो आपके पास सपोज कीजिए मुझे घर भी तो नहीं बनेगा, और यहां से एयर चाहती है अगर, और एक आपके घर के अंदर जाती है, तो अंदर वाली हवा तो ऑलमोस्ट रुकी हुई होती है, तो यहां पे स्पीड ऑलमोस्ट 0 है, तो यहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा। जबकि जब हवा तेज चलती है तो ऊपर वाली एयर की स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। जो बहुत ज्यादा तेज हवा चलेगी तो बाहर वाली छत की स्पीड, सॉरी छत के ऊपर की जो हवा है उसकी स्पीड क्या है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है तो प्रेशर उसका बहुत कम हो जाएगा और अंदर का प्रेशर टिन टप्पर उड़ जाएंगे। तो इसी तरह ज्यादा तेज तूफान चलता है तो टिन टप्पर उड़ जाते हैं। आपका टिन टप्पर दूसरे का पड़ जाएगा, दूसरे वाला आपके यहां लग जाएगा। लिख लीजिए। तो टिन शेड
3 टप्पर उड़ जाता है उड़ जाता है ज्यादा हवा में। क्या जैसे समझ में आ रहा है वैसे लिखो ना फिर इसको, कोई नहीं। स्प्रे गन में देखो क्या होता है। अब सपोज करो ये आपके पास स्प्रे गन है, कोई कौन सी वाली स्प्रे गन है जिसमें ऐसे करके पहले आता था ना, और यहां पे पिस्टन लगा देते थे। करके करते थे ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, यहां से जब आप ऐसे करके इसको फोर्स करते हैं तो यहां की एयर की स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जबकि यहां की जो एयर है उसकी स्पीड है ही नहीं, ऑलमोस्ट बहुत कम है। ज्यादा स्पीड की वजह से यहां का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ऑलमोस्ट, जबकि यहां का प्रेशर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट रुकी हुई है। इसीलिए ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। कम प्रेशर है ना, प्रेशर भाई पानी का मूवमेंट क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। जहां पे ज्यादा प्रेशर है वहां से कम प्रेशर की तरफ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पानी जब यहां से आता है तो यहां से निकल जाता है पिचकारी के समय। देख लीजिए इसको भी, मतलब बना लीजिए डायग्राम। चलिए साहब आगे बढ़िए, हेडिंग डालिए टॉरिसेलीज थ्योरम। तीसरी थ्योरम, बहुत सारी है इसमें है ना। टॉरिसेलीज, टॉरिसेलीज थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए सपोज कीजिए ये आपके पास कोई कंटेनर है और जिसमें लिक्विड ऊपर तक है, और आपने यहां पर एक छोटा सा छेद कर रखा है, इसको, इस छेद को हम बोलते हैं ऑरिफिस। और ये टोटल पानी जो भरा है कैपिटल H हाइट तक है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल h है, और यहां से पानी जहां एरिया छोटा है वहां पे स्पीड ज्यादा होगी ना, दूर तक आएगा। आइए हम इसमें लगाते हैं बर्नौली थ्योरम, दैट इज टोटल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ऑरिफिस। यहां का एरिया हो गया A1, यहां का एरिया हो गया A2, यहां पर पानी की स्पीड हो गई V1, यहां हो गई V2, यहां पे प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, और जो ये बाहर निकल रहा है तो बाहर भी क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो प्रेशर एनर्जी यहां और यहां दोनों जगह सेम है। यहां की स्पीड V1 है हाफ रो V1 स्क्वायर, यहां पे स्पीड V2 है हाफ रो V2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इतनी, इसके रेफरेंस में इतनी हाइट पर है रो जी एच, और इसके रेफरेंस में इतनी हाइट पर है रो जी H2। पी नोड ने पी नोड को मार दिया, रो ने रो को मार दिया, ये हो गया आपके पास रो जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h, चलो रो लिख देते हैं, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देख लीजिए आराम से, बड़ा टाइम लग गया। रोजी नहीं, सिर्फ रो, जी इसमें थोड़ा ना है, पूरे में जी हो तो करता ना। तो देखो मैथ नहीं आती क्या बिल्कुल भी। आइए अब आपको पता है एरिया 1 इज मोर देन एरिया 2। अब ऑरिफिस बहुत छोटा छेद होता है, ये बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब है यहां पे पानी की स्पीड बहुत कम होगी एज कंपेयर टू V2। हैंस
V1 इज नेग्लेक्टेड, हटा दो, रो ने रो को मार दिया, तो G कैपिटल H माइनस स्मॉल h हाफ V2 स्क्वायर, यानी कि V2 हो गया 2G कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अगर मैं कैपिटल H माइनस स्मॉल h को H1 कह दूं तो V2 हो जाएगा अंडर रूट 2G H1। H1 क्या है? ऊपर से ओरिफिस की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अब मुझे बताइए, यहां से एक बॉल को मैं छोड़ देता हूं, फ्रीली ड्रॉप कर देता हूं, तो H1 डिस्टेंस करेगी, तो यहां पे बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 2G H1। और पानी की भी स्पीड कितनी है? अंडर रूट 2G H1। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहां से एक पानी की बूंद को जितना गिरते वक्त H1 डिस्टेंस कवर करने में फ्रीली अगर गिरेगी, जितनी स्पीड आती है उतनी स्पीड किसकी है? इफ्लक्स की है। इफ्लक्स की स्पीड कितनी है? अंडर रूट 2G H1। ये उसके बराबर है जितना कि वहां पर अगर किसी बॉल को फ्रीली ड्रॉप कर दिया जाए तो उस पॉइंट तक पहुंचने में जितनी स्पीड आती है। लिखो इस बात को। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स of liquid is equal to the velocity ड्रॉप मान लो या बॉल मान लो, कोई भी, is equal to the velocity which a liquid drop ब्रैकेट में लिखिए और a body will acquire in free falling from the free liquid surface to the orifice ओके। अब आपने 2D मोशन पढ़ा है, किसी को यहां से फेंकते हैं, ऐसे करके ऐसे गिरता है, तो इसकी एक रेंज का फॉर्मूला होता है। आप बता सकते हो रेंज का फॉर्मूला क्या था? किसी को याद है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में रेंज कितनी निकलती है? ये निकलता है u अंडर रूट 2h अपॉन जी। बेसिकली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, एक्स एक्सिस। अब टाइम क्या होगा? जितना इसको यहां से यहां आने में लगा है, तो किसी चीज को यहां से यहां आने में जो टाइम लगता है हाफ AT स्क्वायर SY UY AY। तो SY कितना आया यहां से यहां तक? H, U तो 0 है, Y में है ही नहीं, प्लस हाफ 2A की जगह G इंटू टी स्क्वायर। तो पहले भी तो यही लगा रहा था मैं, फिर क्या हो गया था मेरे को? तो यहां से T की वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए, तो U अंडर रूट 2H बाई जी। इसको उठाता हूं एक बार। आइए, रेंज ऑफ लिक्विड, तो बेसिक क्या कहता है आपका?
कि अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर रहे हो v स्पीड से, तो रेंज इज v अंडर रूट 2h बाय जी। h इज दिस वन। कितनी ऊपर से पानी निकल रहा है। ओके ओके ओके। तो अगर मैं इसको वाटर मान लूं, ये बेसिक हो गया ना। और ये पानी निकल रहा है, ये हो गया H2, ऊपर से मान लिया मैंने H1, ये है स्पीड v। तो रेंज H2 के बेस पे दी जाएगी, है ना। ये पानी यहां से निकल रहा है, h ये हाइट है, तो v इज रेंज r इज इक्वल टू v अंडर रूट 2 H2 बाय g, अंडर रूट 2g H1 2H2g, दोनों का मिला दो एक साथ ही, अंडर रूट 2 या 4 आ गया ना, इधर रूट टू 2 बन गया, ठीक है। 2 जी से जी कट गया, H1 H2, ये आ गया आपके पास। ये रेंज का फॉर्मूला। H1 क्या है, ऊपर से ऑरिफिस की डिस्टेंस। H2 क्या है, नीचे से लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन करना है एक। दो ऑरिफिस है और ये डिस्टेंस है h, ये डिस्टेंस है h डैश और ये डिस्टेंस है h। बड़ा ये फोटो, और इन दोनों से पानी निकलता है। तो इन दोनों की रेंज का रेशो बताइए। आ रहे कितना आया, 2 अंडर रूट h डैश प्लस h, और आर बी क्या आया, 2 अंडर रूट हाँ हाँ ये, इसका मैं कह रहा हूँ रेशो निकाल दो, तो रेशो नहीं निकल रहा। 3+4 अपॉन 3+4 कितना रेशो है, तो दिख नहीं रहा, दोनों सेम चीजें दिख रही हैं। बिल्कुल ही गन्ना ही हो गया तुम लोग, सेम तो दिख रहा है। आर है आर बी, कटेगा नहीं, तो 1 नहीं आया, फिर क्या हो गया। यानी कि ऊपर से h या नीचे से h, रेंज सेम आने वाली है, ठीक है। ये अगर यहां गिरेगा तो ये भी यहीं गिरेगा। ऊपर से अगर h डेप्थ पर ऑरिफिस बनाते हो तो नीचे से भी h पे ही बनाओ, सेम के लिए। फॉर सेम रेंज डिस्टेंस ऑफ, मतलब क्या बोलूं मैं इसको, फॉर सेम रेंज ऑफ 2 ऑरिफिस एज शोन इन फिगर ए शुड बी ऊपर से h और बी शुड बी नीचे से h, ठीक है। ये लाइन मुझे याद है बहुत पहले से, इसलिए मैंने ये निकलवा दी। ओके, अब बताइए, मैं चाहता हूं रेंज मैक्सिमम आए,
तो ओरिफिस कहां बनाऊं? मैं चाहता हूं पानी सबसे ज्यादा दूर गिरे, तो ओरिफिस कहां बनाऊं? यहां, 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 कहां बनाऊं? बीच में बनाओ, कॉमन सेंस तो यही कह रहा है। कॉमन सेंस तो यही कह रहा है, बट एक तरह से मतलब वहां पे भी उतनी स्पीड लगेगी जितनी ऊपर से एटमॉस्फेयर। नहीं, ठीक है। कैसे पता करेंगे? रेंज क्या होती है? अगर हम सिंपल बात करें, ये ओरिफिस आपने बनाया इस जगह, पानी की टोटल हाइट है h, ठीक है, और ये है डिस्टेंस h1, ये डिस्टेंस है h2। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आता है? 2√h1 h2। ये ना अगर आपको मैथमेटिकल टूल्स याद हैं, मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सिखाया था ना, स्लोप का मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकलता है, याद करो, कुछ ऐसा कुछ बताया था कि अगर कोई स्लोप ऐसा है तो यहां पर इसका स्लोप और यहां पे इसका स्लोप दोनों जीरो है। अगर ये आपके पास y और x है तो यहां पे स्लोप कितना है? जीरो, और यहां भी स्लोप क्या है? जीरो। ये इसका क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है इस कर्व का, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमा, और ये मिनिमम पॉइंट है, इसको बोलते हैं मिनिमा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमा और फॉर मिनिमा। यानी कि अगर आपको y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो dy बाई डी एक्स जीरो कर दो, अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो भी dy बाई डी एक्स जीरो कर दो। तो अब आपके पास x की एक वैल्यू आएगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि x की x1 वैल्यू पर मिनिमा है या मैक्सिमा है। ये एक मैथमेटिक्स का टूल होता है। तो अब वो देखो, आपने dy बाई डी एक्स दोनों ही केस में जीरो करते हैं, अब वो मैक्सिमा निकला या मिनिमा निकला, ये पता करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। बट आपके लेवल पे इतना नहीं जाएगा, आपके लेवल पे पूछा है मैक्सिमा निकालो तो सिर्फ डिफरेंशिएशन करके जीरो करना। अब आपको ये चेक नहीं करना कि मैक्सिमा निकला या मिनिमा निकला, ठीक है? पढ़ाया था ये? अरे पढ़ाया था अर्नव ये मैक्सिमा मिनिमा? पढ़ाया था? अरे किसी को याद है? हर्षदीप, यश, सार्थक? यस सर बोला ये तो, ठीक है। बाकी मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। अब मुझे पता है, अब देखो y x के चेंज करने पर y चेंज होगा, इसीलिए मैंने dy बाई डी एक्स करा है। y किस पर डिपेंड करता है? y डिपेंड्स ऑन x। अगर a डिपेंड्स ऑन b आ गया तो da बाई डी कर देता, और मुझे पता करना है कि a की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमा कब होगी। यहां पर मुझे यह पता करना है कि कहां पे छेद करूं कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। फॉर मैक्सिमम रेंज तो dr बाई, अब ये बताओ r किस पे डिपेंड कर रहा है? फॉर्मूला देखो, कैपिटल एच तो कांस्टेंट है, आप इसकी हाइट ऊपर नीचे कर सकते हो, तो आप क्या चेंज करोगे? स्मॉल h, ये तो dr बाई डी एच वन शुड बी जीरो। अब ये करके देखते हैं। तो r की वैल्यू रखो, इतना डिफरेंशिएशन कर पाओगे? 4h1h माइनस 4h स्क्वायर का रूट बाय डी एच वन शुड बी जीरो। हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करके देख कैसे करेगा। सर पहले हमें पावर आगे लिखनी होगी, तो इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में डिनोमिनेटर में आएगी 1/2
डिनोमिनेटर में यही ब्रैकेट जो लिखा है ना 4h1 वाला पूरा। अच्छा अब सर इस ब्रैकेट का जो है हम लोग पावर हट जाएगी। चुप तेरे। हाँ बोल आगे। तो अब ये जो ब्रैकेट बचा ना बस खाली 4h1 h माइनस 4h1 स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं dh1 से आराम से इनटू में पूरा। अच्छा अंदर वाले को अंदर वाला जब पावर खत्म हो गया इसको डिफरेंशिएट। आप ये कह रहे हो 4h1h बाई dh1 d4h1 स्क्वायर dh1 इज इक्वल टू 0, राइट। हाँ तो ये तो चला के जाएगा उधर, तो इसकी तो दुनिया ही खत्म होगी, है ना। अब ये आ जाएगा देखो 4h माइनस 4h स्क्वायर है ना, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मैथ है भैया, ठीक है। अब इसको करो 4 कॉमन लेकर के हटा दो इसको, h माइनस 2h1 इज इक्वल टू 0। तो h1 कितना आ गया h बाय 2, यानी कि छेद कहां पे होगा, बीच में। स्मॉल h की वैल्यू स्मॉल h की इस वैल्यू पर r की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। x की वैल्यू अगर x2 है तो अब y की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम। किसे मिनिमम भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम ही आ रहा होगा हमारे आंसर, बाकी वो चेक करते हैं मैथ्स में। तो यहां लिख सकते हैं मींस फॉर मैक्सिमम रेंज orifice must be at the middle। अरे राम, अपने बस का नहीं था ये। इतनी मैथ्स तो हमने 10th से ज्यादा मैथ्स पढ़ी नहीं ना अपन ने, चक्कर ही है। समझ रहे हो बात को, फिर मत निकल पड़ना रात को, फिर कहोगे अंधेरा है। और जो बायो वाले हैं वो इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग h1 इज इक्वल टू h बाई 2। इतना तो पता है कि बीच में आएगा साला, खत्म। और बायो वाले से उम्मीद भी नहीं करी जाती कि ये सॉल्व करके दिखाओ, बट यहां तक तो खींच के ला ही सकते हैं हम। तो ये थी आपकी टोरिस-सोलिस थ्योरम। मैं यहां तक भी खींच गया, ये मान लो, ये भी नहीं पूछता आपसे तो कोई, शायद थ्योरम पूछ लेगा बस। ये मैंने बस बता दिया क्योंकि कोई अच्छी बुक सॉल्व करेगा तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऊपर से 3 सेंटीमीटर पे एक छेद करा और नीचे से भी 3 सेंटीमीटर पे कर दिया, तो बताइए उनकी रेंज का रेशियो क्या आएगा। सेम जैसे तोपची वाला था, हॉरिजॉन्टल से 45 पे रखा, वर्टिकल से 45 पे रखा,